हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन जी ने इस दिन खोज किया था। 1997 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई है। आईआईटी मद्रास की सहायता से भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपर लूप ट्रैक का परीक्षण किया है। और अभी भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भौगोलिक मानचित्र जारी किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेडरिक मर्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। ब्लू वीजा प्रणाली ये यूएई ने शुरू किया हुआ है 10 साल की वैलिडिटी के लिए। और स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यांमार जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन इसमें देखा गया है। और सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन वाली डेमोक्रेटिक कंट्री लोकतांत्रिक देश रही इंडिया। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की पहल की घोषणा की है डेनमार्क ने। डेनमार्क भारत के साथ मिलकर के ये करेगा। और चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स चैंपियनशिप इसको इंडोनेशिया ने जीत लिया है। चीन ने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन युद्ध रोकने और शांति बहाली के लिए लाए गए प्रस्ताव में रूस के खिलाफ अमेरिका ने वोट कर दिया है। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है, जाकर के वहां से सॉल्व कर लिया करो। पर डे की क्विज, पर डे की पीडीएफ लेना जरूरी है। बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से प्राप्त कर पाओगे। डेली, वीकली, मंथली सब आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कुल कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने? प्रयागराज महाकुंभ सक्सेसफुली संपन्न हुआ और यहाँ पर साथियों बने टोटल 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैसे तो कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। कौन कौन से? तो देखिए, 3 रिकॉर्ड में देखो, एक तो आप सब जानते हो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा बड़ा समागम रहा है। लेकिन चूंकि ना मुझे ये लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इस रिकॉर्ड को नहीं शामिल किया। इसके पीछे कारण ये है कि इतना बड़ा समागम तो था, लेकिन काउंटिंग जो है ये कैसे पॉसिबल हो पाए कि 66 करोड़ एग्जैक्टली थे। क्यों? क्योंकि देखो, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं, जो इलाहाबाद के हैं, जितने भी पवित्र स्नान होते हैं वो हर पवित्र स्नान में पहुंच जाते थे, अमृत स्नान में स्नान करने। मतलब रिपीटिव संख्या भी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो 66 करोड़ अगर मान लो ये यूपी सरकार क्लेम कर रही है 66 करोड़ लोगों ने नहाया है, तो अब इन 66 करोड़ लोगों में क्या 66 करोड़ अलग थे कि इसमें रिपीटिव भी थे? तो अब ऑब्वियस सी बात है, रिपीटिव रहे ही होंगे, है ना। बहुत सारे लोग कई बार जाते हैं जो वहाँ के लोकल रहते हैं, तो इसलिए शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस रिकॉर्ड को नहीं शामिल किया। बाकी 3 रिकॉर्ड शामिल किया। कौन कौन सा? अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों के द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड एक साथ। 19,000 लोगों के झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड, जो पहले 10,000 लोगों का था वो अब 19,000 लोगों का हो गया है। 8 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का रिकॉर्ड 8 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा एक साथ। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त और भी कई रिकॉर्ड बने हैं। जैसे 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और ये इतना बड़ा समागम दुनिया का, मतलब आज तक के इतिहास में पृथ्वी पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए हों। तो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ आयोजित हुआ। खैर, प्रयागराज महाकुंभ कब से कब तक था? 13 जनवरी से शुरू होकर के ये 26 फरवरी था। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ये आपसे पूछा जा सकता है। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी डिटेल में कि कैसे महाकुंभ से रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब बाकायदा मैंने बना करके दी थी शुरुआत में ही, जब शुरू होने वाला था। ठीक है, आप सर्च करोगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसका नया अध्यक्ष कौन बना है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दोस्तों कौन बन गया है? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वित्तीय सचिव के रूप में बताया था, अभी कुछ महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई थी, मैंने क्वेश्चन कवर कराया था। अब उनको सेबी का चीफ बना दिया गया। किसकी जगह पर बनाया गया है? माधवीपुरी बुच की जगह पर। माधवीपुरी बुच ये पिछले दिनों में चर्चे में भी रही थी, खबरों में रही थी। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग ने इन पर आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि ये वित्तीय गड़बड़ी करती हैं, अडानी ग्रुप के साथ साठगांठ करती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आरोप लगाए थे। खैर, वो आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। और ये तुहिन कांत पांडे जो हैं ये आए हैं उनकी जगह पर अध्यक्ष बनकर। उन्हें हटाया नहीं गया है, वो अपना कार्यकाल पूरा की हुई है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी और वो कार्यकाल अपना पूरा की, तो अब इनकी जगह पर आए हुए हैं ये।
और ये होंगे 11वें अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव हैं। तो 3 वर्ष के लिए इनको भी नियुक्त किया गया है। सेबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना वैसे तो हो गई थी 1988 में, 1988 में, लेकिन इसको असली पावर मिले 1992 में। ठीक है, संवैधानिक रूप से अच्छे से पावर इसको 1992 में मिली स्वतंत्र कार्यकारी बोर्ड के रूप में। और फिर इसने, जब वही हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तब, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो हिंकांत पांडे इसके अध्यक्ष होंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये अमेरिका ने की है। कल भी इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई जो धनी होंगे व्यक्ति, वो अगर अमेरिका में आकर के रहना चाहते हैं तो जो धनी इन्वेस्टर हैं वो आए, उनके लिए गोल्ड कार्ड वीजा होगा, गोल्डन वीजा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ट्रम्प प्रपोजेस ऑफरिंग $5 million गोल्ड कार्ड टू वेल्दी इमिग्रेंट्स। जो वेल्दी इमिग्रेंट्स हैं वो आएंगे, $5 million का भुगतान करें और आए, गोल्डन कार्ड वीजा ले, और यहाँ पर आकर के किसी प्रकार से व्यापार कर सकते हैं, इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये EB-5 वीजा की जगह लेगा नया कार्यक्रम जो होगा, और धनी प्रवासियों के लिए होगा। ठीक है, पहले तो जो इलीगल इमिग्रेंट थे उनको बाहर निकाले, फिर इसके बाद H1B वीजा पर इन्होंने थोड़ा सा मतलब रुख सख्त किया। इसके अलावा फिर अब इन्होंने ये कहा है कि भाई जो धनी धनी है, अमीर अमीर है, वो आकर के रहना चाहते हैं यूएस में, तो आओ गोल्डन कार्ड वीजा लो। ठीक है, और गोल्डन वीजा ये यूएई वगैरह भी जारी करते हैं, बहुत सारे देश जारी करते हैं। अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम याद रखना। अगला, किस राज्य में INS गुलजार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? साथियों, महाराष्ट्र में बनेगा भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलजार में। INS गुलजार एक शिप है। ठीक है, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। तो INS गुलजार जो है, जो शिप है, इसको अब देखो, जब कोई शिप होता है, सबमरीन होता है, ये रिटायर हो जाता है, मतलब कि डीकमीशन हो जाता है। जब ये शामिल होता है इसे बोलते हैं कमीशन करना, जब ये बाहर हो जाता है तभी इसे कहते हैं डीकमीशन करना। तो जब इसे डीकमीशन कर दिया जाता है तो करते क्या है इसका, तो इसके 2 टाइम में यूज किया जाता है। एक तो इसके पार्ट्स निकाल करके बाकी में लगाए जाते हैं। ठीक है, जो खराब, जो सही सही पार्ट बचे होते हैं उनको लगाए जाते हैं, जो खराब होता है उनको छोड़ दिया जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है म्यूजियम के रूप में, मतलब इस पूरे पूरे शिप को या सबमरीन को म्यूजियम बना दिया जाए। वैसे ये भी बनेगा म्यूजियम, लेकिन ये म्यूजियम, इंटरेस्टिंग बात ये है, ये पानी के अंदर रहेगा। ठीक है ना। तो ये स्कूबा डाइविंग को प्रमोट करेगा। स्कूबा डाइविंग करके जो लोग जाएंगे वहां पर, तो इससे स्कूबा डाइविंग से भी रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये म्यूजियम के रूप में रहेगा तो उसके रूप में भी ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो सिंधुदुर्ग में इसे डुबोया जाएगा, और परियोजना की लागत आएगी टोटल 20 करोड़ की, इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट करने की। अमेरिका के USS स्पाइगल ग्रोव, फ्लोरिडा और थाईलैंड के थाई रॉयल नेवी शिप की तर्ज पर यह तैयार की गई है। अब 83 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग श्रेणी ये था, शिप था, इसे ध्यान रखना, कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप था। 1985 में कमीशन किया गया था, और 12 जनवरी को अभी 2024 में इसे डीकमीशन किया गया था। अब ये बनाया जाएगा क्या, म्यूजियम। आगे, फरवरी 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया? आधार सुशासन पोर्टल, इसको अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आधार सुशासन पोर्टल, आप ये देख पाओगे, ये आधार अथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को अप्रूवल के लिए होगा, ये सीमलेस अप्रूवल के लिए। तो सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं को सार्वजनिक हित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने की अनुमति देता है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा हुआ, एजुकेशन हुआ, ई-कॉमर्स हुआ, या और जैसे क्षेत्रों में सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी आधार सुशासन पोर्टल से। आधार की अगर हम लोग बात करें तो आधार के बारे में आप जानते हो कब स्थापना हुई थी इसकी? इसकी स्थापना UIDAI के द्वारा की गई थी ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, UIDAI। नीलकांत मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, चेयरमैन हैं। आगे देखते हैं, तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। कुछ और पोर्टल हैं, इनका रिवीजन करेंगे, जैसे आई स्पॉट पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया था। भारतीय रेलवे ने स्व रेल पोर्टल लॉन्च किया है, सुपर ऐप है। और भारत रणभूमि दर्शन ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया। भारत पोल पोर्टल अमित शाह ने लॉन्च किया है। अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। जागो ग्राहक जागो, जागृति डैशबोर्ड, ये सब उपभोक्ता दिवस पर लॉन्च किया गया। नो योर मेडिसिन KYM ऐप, ये
डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। सिटीजन सेंटिनल ये केरल सरकार ने लॉन्च किया था। विजन पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। ये पिछले दिनों में आए चर्चे में प्रमुख ऐप और पोर्टल रहे। अगला एक और जरूरी बात देखिए, आज 1 मार्च है और 1 मार्च को आज दिन में ई बुक आ जाएगी फरवरी महीने की। फरवरी महीने की ई बुक आएगी ना, तो मैं सोच रहा हूँ पिछली बार जैसे जनवरी का दिया था तो मैंने 10 रुपये में किया था, जिससे लोग जान पाए कि ई बुक अपनी कैसे आती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक थोड़ा सा प्रथा टाइप का बना दिया जाए, ठीक है, एक टेस्टिंग मोड ही होगा, सही लगेगा तो बताइएगा। कि जो अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं वो क्लास भी लेते हैं तो उनको ई बुक चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि शुरुआत के 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ई बुक जब भी लॉन्च हो तो वो 10 रुपये में किया जाए। उसके बाद जितने भी रेगुलर स्टूडेंट जो अपने रहें उनको लेने देते हैं। उसके बाद उसके प्राइस को 20 रेट्स में कर देते हैं। तो ये आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आपको मतलब सही लग रहा है कि नहीं, क्या 20 पर ही रहने देना चाहिए, ये बताइएगा। और हाँ, ये मत कहना कि 10 पर कर दो, ठीक है ना। 10 पर नहीं होगा, 10 पर हाँ 1-2 दिन के लिए किया जा सकता है, जो आप लोग जैसे रेगुलर स्टूडेंट हो उनके लिए। तो लेकिन हमेशा के लिए 10 नहीं होगा, ये क्लियर है बात। चलिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है भारत। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025 में भारत है, आ गया है 5वें स्थान पर, ठीक है ना। ई बुक पे बहुत मेहनत होती है, अगर आप देखोगे ई बुक ना दिल खुश हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा भी कि इतना कंटेंट बनाने में, तैयार करने में कितना मेहनत लगता होगा। तो और दूसरी बात ये भी होता है, इफ़ यू पे अटेंशन। तो अगर आप लोग जब फ्री में चीज़ें पा जाते हो उसको उतनी तवज्जो नहीं देते हो, तो इसलिए एक छोटा सा अमाउंट चाहिए भी, ज़रूरी भी होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025 में टॉप 3 देशों में अगर बात करें तो अमेरिका है, चीन है दूसरे पर, तीसरे पर जर्मनी है, भारत है 5वें स्थान पर, ठीक है। अब ये है ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग, मतलब कि वर्ल्ड की कितनी इकोनॉमी है टॉप पर, तो कैसे कैसे हैं। तो आप ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको कई बार हमेशा बताता रहते हैं हम, बताया जाता रहता है। भारत का लक्ष्य है कि 2027-28 तक हो जाए, और लक्ष्य भी कई देशों का, कई संस्थाओं का अनुमान भी है कि भारत 2027-28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अनुमान अनुमान ही होते हैं, बदलते भी रहते हैं। 5वीं से ये तीसरी पर आ जाएगा। दूसरी पर कब पहुंचेगा, तो दूसरी एक एक प्रोजेक्ट के अनुसार ये बताया गया था कि 2070-75 में हम लोग अमेरिका को पीछे कर देंगे और बन जाएंगे सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन चाइना उससे भी आगे रहेगा और चाइना 2050 में क्रॉस कर देगा अमेरिका को, ये प्रिडिक्शन है, ये लिख लो। 2050 में अगर बात करेंगे स्थिति क्या रहेगी, तो फर्स्ट पर रहेगा चाइना, और सेकंड पर यूएस रहेगा, और थर्ड पर रहेगा इंडिया, ठीक है। और अगर यही 2070 की बात करेंगे तो 2070 में फर्स्ट पर चाइना रहेगा, सेकंड पर इंडिया आ जाएगा, और इंडिया पीछे कर दिया होगा यूएसए को, ठीक है ना। लेकिन ट्रम्प जैसा अगर कोई आता रहेगा तो हो सकता है यूएसए कभी पीछे न जाए, है ना। जिस प्रकार से ये डायरेक्टली मांगना शुरू कर दिए हैं यूक्रेन से कि लाओ 500 बिलियन लाओ हमें दो। खैर, वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग ये हो गई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग चौथे पर हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक में छठे पर हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वें पर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोग 38वें पर हैं, ग्लोबल फायर पावर अगेन चौथे पर, एडलमैन ट्रस्ट की बैरोमीटर में तीसरे पर, विश्व कौशल में 25वें पर, हेनले पासपोर्ट में 80वें पर, और साइबर हमलों के मामले में दूसरे पर है, ठीक। अगला, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छी और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, और ये हुआ है अभी कहाँ पर, पुरी में, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में हुआ है। देखिए यहाँ पर emphasizing the importance of making lifestyle changes to counter the threat of non-communicable diseases। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको काउंटर किया जा सकता है कैसे, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके, ठीक है ना। चलिए, तो 28 फरवरी को पूरी उड़ीसा में 9वां संस्करण का इसका उद्घाटन किया गया, जेपी नड्डा जी के द्वारा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 2025-26 में कैंसर रोगियों के लिए 200 डे केयर सेंटर भी स्थापित करेगी सरकार, ठीक है। अगला, हाल ही में न्योकुम युलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया। तो न्योकुम युलो उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। न्योकुम युलो, अभी कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को
अपना स्थापना दिवस मनाया था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने, ये बात भी याद रखना। तो फिलहाल अभी न्योकुम महोत्सव अभी ये आयोजित किए हुए हैं 26 फरवरी को। ये नीसी जनजाति का एक कृषि त्योहार है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है। अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति पाई जाती है, ट्राइबल जनजाति है, तो इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसमें हिस्सा लिया, उद्घाटन भी किया। अब यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की 5वीं और नीसी जनजाति की पहली महिला कबाक यानो, इनको भी सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट हो सकता है आपसे स्टैटिक टाइप में पूछ लिया जाए, नीसी जनजाति की, क्योंकि अभी चर्चे में आई हैं तो हो सकता है पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। खैर, कुछ और उत्सव की अगर बात करें हम लोग, खजुराहो नृत्य महोत्सव भी मध्य प्रदेश में हुआ था, आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में हुआ। पश्मीना साल आप जानते हो ये कश्मीर का है, जो उसे जीआई टैग भी मिल चुका है। सांभर महोत्सव ये राजस्थान में होता है, सांभर झील भी है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव ये तेलंगाना में हुआ। अगर अंतर्राष्ट्रीय केवल पतंग महोत्सव पूछा जाए ना, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तब गुजरात बताना। पतंग मिठाई महोत्सव पूछा जाए तब तेलंगाना। फ्लोमिंगो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला, भारत के किस वन जीव बचाव केंद्र को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? वन जीव बचाव केंद्र, किस वन जीव बचाव केंद्र को ये मिला है अवार्ड? वनतारा को। वनतारा किसका है पता है? अनंत अंबानी का। और इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ जानवरों की सेवा करने वाले या उसके बचाव केंद्र के रूप में अवार्ड। यहाँ पर हाथी रहते हैं। देखो, सभी लोग ना अपने अपने प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, तो इनको हाथी को प्रमोट करना था, इन्होंने कहा खुद ही बन जाते हैं, है ना। तो अनंत अंबानी है भाई, अनंत शादी करते हैं। बुरा न मानना दोस्त, अभी कल ही जियो का रिचार्ज कराया है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। खैर, पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये मिला है अनंत अंबानी के वनतारा को, जो वनतारा इनका प्राणी उद्यान है। तो इसके तहत राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को ये अवार्ड गया है, और इसी के थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो आधुनिक हाथी की देखभाल में 240 से अधिक बचाए गए हाथी हैं। सर्कस से 30 हाथी और लकड़ी उद्योग से 100 से अधिक हाथी इसमें शामिल किए गए। बेसिकली जो घायल हो जाते हैं हाथी, या कहीं पर किसी के द्वारा मतलब जबरदस्ती सर्कस वगैरह में यूज किए जाते हैं, तो वहाँ से ये लोग छुड़वा करके लाते हैं और यहाँ पर उनकी सेवा वगैरह करते हैं, ठीक है, इनकी देखभाल करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाथी का हॉस्पिटल भी इन्हीं के यहाँ है। फरवरी 2025 में कहाँ पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित किया गया? जोक्स अपार्ट, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है बंदा, है ना। मतलब हाथियों की देखभाल, अब अगर आप इनके बारे में रिसर्च करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो जल थल रक्षा अभ्यास 2025 में कहाँ किया गया? ये किया गया है गुजरात में, ठीक है ना। तो भारत की जो सेनाएं हैं उन्होंने आपस में अभ्यास किया है बेत द्वारका गुजरात में। भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल ने किया है मरीन पुलिस के साथ मिलकर के। तो ये सैन्य अभ्यास था जल थल रक्षा अभ्यास, द्वीप को सुरक्षित करने के लिए। ओके, तो गुजरात में हुआ है ये, बेत द्वारका में। ये कुछ और अभ्यास हैं जो पिछले दिनों में हुए थे, जैसे नौसेना ने अभी कमोडो किया, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया का हुआ। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में होता है, जापान में हुआ। साइक्लोन भारत इजिप्ट के बीच होता है, राजस्थान हुआ। ट्रोपैक्स ये भारतीय सेना ने किया हिंद महासागर क्षेत्र में। एक्स एक्वेरियन भारत मालदीव के साथ करता है। और लॉ पैरोस ये हुआ, बहुपक्षीय था, फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया उत्तरी सीमाओं पर। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में होता है, नेपाल में हुआ। सेलिनेक्स भारत श्रीलंका के बीच होता है, विशाखापत्तनम में हुआ। क्लियर है ना। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। चलिए बता ही देते हैं। नागपुर और मुंबई इसकी राजधानी है, महाराष्ट्र यहाँ पर दिखेगा आपको, ये रहा। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के बन गए हैं नए सीएम बीजेपी पार्टी से, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें हैं, ठीक है। 48 लोकसभा में सीटें हैं, दूसरी सबसे ज्यादा यूपी के बाद। राज्यसभा में 19 सीटें यहाँ से जाती हैं। और यहाँ पर लोनार झील है, लोनार झील याद रखना, ये पिंक लेक के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। पिंक लेक, गुलाबी हो जाता है इसका कलर, क्यों होता है? शैवाल के कारण। ये झील उल्का पिंड गिरने से बनी हुई मानी जाती है, ऐसा कहना है। 50,000 साल पहले गिरा था, कोई 50,000 साल पहले था तो नहीं जो बताता। खैर, उपवन झील, शिवसागर झील, विहार झील, वेन्ना झील ये प्रमुख झीलें हैं। तडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, चंदोली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य है।
भोर घाट, थार घाट, अम्बा घाट ये प्रमुख दर्रे भी हैं यहाँ पर। लावड़ी, पोला, कोली यहाँ के निकले हैं। औरंगाबाद, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी महाराज। अभी छत्रपति संभाजी महाराज पर ही एक मूवी आई है छावा, देखिएगा। खैर, उस्मानाबाद का भी नाम बदला गया है, उसका नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। मुंबई, महाबलेश्वर, पुणे, नासिक ये प्रमुख चर्चित स्थल हैं। ठीक है, औरंगाबाद नाम था औरंगजेब के नाम पर, और छत्रपति संभाजी महाराज नाम पड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी के नाम पर। आगे, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पसंद आई है तो लाइक शेयर करो। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं, जो मैंने कल पूछा था आपसे कि एडवांटेज असम 2.0 इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन में, इसमें देखिए कितने देशों ने भाग लिया? तो 35 देशों ने भाग लिया। आज आपको क्या बताना है? राजस्थान ने जो अभी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, इसके तहत किस कक्षा से किस कक्षा के छात्रों को कवर किया जाएगा? आसान क्वेश्चन है, बताइए। महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी किस वर्ष रमन इफेक्ट की खोज की थी? इन्होंने रमन इफेक्ट की कब खोज की थी जिसकी वजह से इनको नोबेल मिला था? कमेंट करके बताइएगा दोनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे है ऑप्शन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बुक को ऑर्डर करिए, ई बुक आज लॉन्च हो जाएगी, तो उसके बाद ई बुक भी आप ऑर्डर कर पाओगे फरवरी महीने का। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।